हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जो इस बार नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी टीचिंग एप्टीट्यूड से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम हो। ऑप्शन सी, कक्षा में पूर्ण शांति हो। ऑप्शन डी, विद्यार्थी अपनी कापियों में नोट्स ले रहे हों। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत, यदि विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो इसे ही अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। ऑप्शन ए स्थानन, ऑप्शन बी नैदानिक, ऑप्शन सी रचनात्मक एंड ऑप्शन डी संकलनात्मक। तो आपका पहला ऑप्शन दिया स्थानन। तो स्थानन मूल्यांकन वो होता है जो आपके टीचिंग से पहले किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एडमिशन के पहले जो आपका एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उस तरह का जो मूल्यांकन होता है वो स्थानन में आता है। सेकंड दिया आपका नैदानिक। तो नैदानिक मूल्यांकन वो होता है जो टीचिंग के दौरान जैसे जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए जो किया था उसको नैदानिक मूल्यांकन कहा जाता है। और ऑप्शन डी दिया आपका संकलनात्मक। तो संकलनात्मक मूल्यांकन ये टीचिंग के लास्ट में किया जाता है। जैसे आपका जो एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको इसमें रख लिया जाता है संकलनात्मक मूल्यांकन में। और थर्ड वाला ऑप्शन दिया आपका रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन आपका ये होता है कि इसको टीचिंग के दौरान ही किया जाता है। टीचिंग के दौरान देखा जाता है कि स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं, उनको क्या आ रहा है, उनसे जो निरंतर फीडबैक लिया जाता है उसे ही रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक मूल्यांकन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर शुरू कर दें। ऑप्शन बी, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें। ऑप्शन सी, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। ऑप्शन डी, कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह ना करें। तो यदि कोई टीचर अगर क्लास में लेक्चर दे रहा है तो उसमें जैसे कोई स्टूडेंट अगर विघ्न डाल रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स है उससे बात करे, उसे सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि उसे दंडित करे या क्लास से बाहर कर देना चाहिए, बल्कि उनको सीखने के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक का संतोष। ऑप्शन बी, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता। ऑप्शन सी, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। ऑप्शन डी, व्यवसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। तो इफेक्टिव टीचिंग आपका शिक्षक को छात्रों को पढ़ाना और समझाना ये माना जाता है। यदि टीचर अपना क्लास में आता है और स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाता है, उन्हें टॉपिक को अच्छे से समझाता है, तो वो आपका इफेक्टिव टीचिंग में आ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है? ऑप्शन ए, कौशल अर्जन। ऑप्शन बी, व्यवहार संशोधन। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत समायोजन। ऑप्शन डी, ज्ञान को दिमाग में बैठाना। लर्निंग का सबसे मेन उद्देश्य यही होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ चेंज लाएं। तो इस हिसाब से अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ हो जाएगा व्यवहार संशोधन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको जो टीचिंग प्रोसेस है उसको एक सीक्वेंस में करना है। तो इसमें दिया, पहला वर्तमान ज्ञान
को पहले ज्ञान से जोड़ना, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा पुनर्शिक्षण, चौथा शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना और पांचवा दिया शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो अगर आप टीचिंग प्रोसेस में देखेंगे तो सबसे पहले आपका आता है शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, ये आपका फर्स्ट स्टेज माना जाता है। फिर सेकंड में आपका आता है कि वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना। तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाने आता है क्लास में तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछता है कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो आपके वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ना चाहता है कि आप पहले क्या जानते हैं और फिर आपको आगे क्या बताना है। तो ये सेकंड हो जाता है। थर्ड हो जाता है आपका शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ये आपका थर्ड आ जाता है। तो और फोर्थ में आता है फिर मूल्यांकन और फिफ्थ में आ जाता है पुनर्शिक्षण। फिर आपका जब फोर्थ में मूल्यांकन करता है तो आपको आप में जो कमी रहती है, जो आपको नहीं आता है, वो फिर पुनर्शिक्षण के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो आपका ये हो जाएगा 4 आपका फर्स्ट, फिर सेकंड ये आपका हो जाएगा वर्तमान ज्ञान को पहले से जोड़ना, थर्ड में आपका शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, 4 आपका मूल्यांकन और लास्ट में पुनर्शिक्षण आता है। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है? विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, अपनी समस्याएं हल करने में विद्यार्थियों की मदद करना। तो उच्च शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका ये रहती है कि वो विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए मोटिवेट करता रहे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। ऑप्शन ए स्वतः अध्ययन, ऑप्शन बी आमने सामने अध्ययन, ऑप्शन सी ई लर्निंग, ऑप्शन डी मिश्रित अध्ययन। तो अगर अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि की बात करें हम, तो सबसे अधिक प्रभावी विधि आपकी मिश्रित अध्ययन माना जाता है, जिसमें कि आपका ऑफलाइन भी आ जाता है, ऑनलाइन भी आ जाता है, फेस टू फेस भी आ जाता है, ई लर्निंग। मतलब मिश्रित अध्ययन में आपका सब कुछ आ जाता है। और अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम में जब से कोविड आया तब से तो आपका ई लर्निंग या ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर एक इफ़ेक्टिव स्टडी की बात किया जाए तो वो आपका मिश्रित अध्ययन से ही संभव है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वो बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती हैं। ऑप्शन बी पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है। ऑप्शन सी कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती हैं। ऑप्शन डी बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। देखिए, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको बचपन में ज़्यादा प्यार और स्नेह की ज़रूरत होती है। अगर उनको प्यार और स्नेह से कोई चीज़ समझाया जाए तो आसानी से और जल्दी सीख लेते हैं। इसीलिए प्राय जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें अधिकतर शिक्षक महिलाएं ही होती हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए श्रृंखला अध्ययन, ऑप्शन बी समस्या समाधान अध्ययन, ऑप्शन सी उद्दीपन अनुक्रिया अध्ययन, ऑप्शन डी सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो उसमें होता है 3 लेवल की बात की गई थी, जिसमें होता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ये आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है। तो और ये जो होता है रिफ्लेक्टिव, ये प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें समस्या समाधान अध्ययन कहा गया, ये आपका उच्चतम स्तर माना जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब ऑप्शन ए उसका विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो, ऑप्शन बी विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है, ऑप्शन सी अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य होता है, ऑप्शन डी उच्च पदाधिकारियों के बहुत समीप होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। तो अगर कोई व्यक्ति टीचिंग को एज ए कैरियर अपना ऑप्शन चुनता है तो उसके लिए सबसे बड़ी आनंद की बात यही होगी कि उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका आदर करे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण
के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, ऑप्शन बी केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, ऑप्शन सी केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, ऑप्शन डी योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। तो एक प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी भी स्टूडेंट्स के पास उसके पास योग्यता भी होनी चाहिए और प्रेरणा का वांछित स्तर भी होना चाहिए। केवल योग्यता ही नहीं होनी चाहिए, उसके पास अगर योग्यता और प्रेरणा दोनों हैं तो वो एक प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है? ऑप्शन ए जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन बी छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, ऑप्शन सी अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना एंड ऑप्शन डी चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। तो एक अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? ऑप्शन ए तर्क वितर्क, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन सी विचार और ऑप्शन डी विवाद। तो एक कक्षा में अगर परस्पर संवाद हो रहे हैं लोगों के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में या स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो अगर उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं तो वो एक इफ़ेक्टिव उसको संवाद कर सकते हैं। तो अगर उसमें पूछा क्या उभर के आना चाहिए, तो आपका अगर कोई नए विचार उभर के आ कोई पॉजिटिव विचार उभर के आ रहे हैं तो वो एक आपका एक इफेक्टिव संवाद माना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दंड ना देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है? ऑप्शन ए कक्षा में दंड पर रोक लगा देनी चाहिए, ऑप्शन बी शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है, ऑप्शन सी अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। तो दंड ना देकर बच्चों को बिगाड़ना, इसका यही मतलब होता है कि जो अगर हमारे कोई अवांछित व्यवहार कर रहा है कोई स्टूडेंट तो उसको दंड दिया जाना चाहिए, ना कि उसे छोड़ देना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दंड ना दिए जाने पे भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो जो गलत व्यवहार है उसके लिए उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे? ऑप्शन ए अतिरिक्त ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है, ऑप्शन बी कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना, ऑप्शन सी आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। तो ऐसा नहीं है एक टीचर के लिए चाहे वो ब्लाइंड हो या एक नॉर्मल स्टूडेंट हो उसके लिए सभी एक बराबर होते हैं। तो ऐसा सोचना कि ये अंधापन उसका भाग्य है आप उससे कुछ नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसके लिए एक आगे एक सीट की व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे उसको अच्छे से चीज़ें सुनाई दे और एक सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करें जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी दिक्कत ना हो और जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से समझ जाएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो जो उपलब्धि परीक्षण है उसकी विशेषता में विश्वसनीयता भी आता है, वस्तुनिष्ठता भी आता है और वैधता भी आता है। तो ये अस्पष्टता इसकी विशेषता नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? ऑप्शन ए तेजी से तथा जहाँ तक संभव हो स्पष्ट लिखना, ऑप्शन बी सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना, ऑप्शन सी सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना, ऑप्शन डी मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। तो एक टीचर जो ब्लैक बोर्ड का यूज ही इसीलिए किया था कि जो इम्पोर्टेंट बातें हों उसको स्पष्ट से लिख सके ताकि स्टूडेंट उसे देख के और अच्छे से समझ सके चीज़ों को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह, ऑप्शन ए विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है,
ऑप्शन सी विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है। ऑप्शन डी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। तो एक अध्यापक को तभी सफल माना जाता है जब वो अपने विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है और स्टूडेंट्स को उसे अच्छे से समझा ले जाता है। तो ये एक सफल अध्यापक की विशेषता होती है कि वो अपने विषय वस्तु को अच्छे ढंग से और ज़्यादा सही से स्टूडेंट को समझा सकता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करना। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य है। ऑप्शन ए अध्यापन सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए। ऑप्शन बी अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए। ऑप्शन सी अध्यापन के प्रकरण स्थैतिक नहीं गतिशील होने चाहिए। ऑप्शन डी विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। तो गत्यात्मक उपागम में विद्यार्थियों को एक्टिविटीज़ के द्वारा उन्हें चीज़ों को सिखाया जाता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के लिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।